दूसरा, संरचना के आधार पर भातृ दल या गोत्र समूह। एस.सी. दुबे के अनुसार जब संगठन की दृष्टि से कई गोत्र मिलकर एक समूह बना लेते हैं तब इसे भातृदल समूह कहा जाता है। भातृदल एक ढीला एवं असंगठित समूह है जिसमें गोत्र की तरह विवाह के नियम सुदृढ़ नहीं होते। अतः कई लोग भातृदल में विवाह करना उचित मानते हैं। द्विदल या युग्म समूह। कई जनजातियां में पूरे गोत्र दो भागों में बट जाते हैं तथा वे एक स्वतंत्र गोत्र की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे द्विदल या युग्म समूह कहा जाता है। ये अर्धांश सामान्यतः बहुविवाही होते हैं, अर्थात प्रत्येक अर्धसित के लोग अपने जीवन साथी का चुनाव दूसरे अर्धांश से करते हैं। गोत्र की विशेषताएं। एक समान पूर्वज। गोत्र के सदस्य यह मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से हुई है। यह पूर्वज मनुष्य भी हो सकता है और अन्य प्राणी भी हो सकता है। यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। गोत्र एक पक्षीय समूह होता है। गोत्र में पितृपक्ष या मातृपक्ष के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। गोत्र में रक्त संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। विवाह के पश्चात स्त्री का गोत्र बदल जाता है और वह अपने पति के गोत्र को ग्रहण कर लेती है। विवाह। चूँकि एक गोत्र के सभी सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, अतः वे एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। अतः यही कारण है कि एक गोत्र के सभी सदस्य परस्पर विवाह नहीं कर सकते, अर्थात समगोत्रीय विवाह वर्जित है। गोत्र के कार्य एवं महत्व। पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। इसे गोत्र परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक गोत्र के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के संतान तथा रक्त संबंधित माने जाते हैं। अंतः संकट के समय ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। यदि कोई सदस्य अक्षम एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो सहायता करते हैं। गोत्र के किसी एक सदस्य द्वारा किया गया असामाजिक आपराधिक कृत्य की बदनामी अन्य सदस्यों को भी भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार गोत्र के सभी सदस्य हम तथा भ्रातृत्व की भावना से बंधे होते हैं। यदि गोत्र की किसी सदस्य के प्रति दुर्व्यवहार होता है तो वह गोत्र की अन्य सदस्य उसकी सहायता करते हैं। गोत्र के सदस्यों पर नियंत्रण। गोत्र किसी सदस्य द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कर्म उसे क्रमशः सम्मान व दंड का पात्र बनाता है। किसी व्यक्ति को गोत्र के नियमों को तोड़ने पर गोत्र के बाहर निकाला जा सकता है। बहिर्विवाह। विवाह के नियमों को गोत्र अपने सदस्यों पर लागू करते हैं। अपने ही गोत्र में विवाह करना निकटाधिगमन माना जाता है। अंतः गोत्र बहिर्विवाहित होते हैं। धर्म तथा धार्मिक कार्य। प्रत्येक गोत्र का कोई न कोई टोटम अवश्य होता है। उस टोटम की पूजा एवं आराधना गोत्र के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। गोत्र के पूर्वजों के पूजा प्रथा के कारण उसे मातृ सदस्य भी देवता तुल्य माने जाते हैं। शासन। आदिवासियों में गोत्र के एक मुखिया होते हैं तथा उनकी एक परिषद होती है जो संगठन के सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। गोत्र के सदस्य मुखिया का चुनाव करते तथा उन्हें प्रच्युत भी कर सकते हैं। विधिक नियंत्रण। गोत्र के सदस्यों द्वारा आपसी सहमति से एक आचरण संहिता और नीति संहिता का निर्माण किया जाता है। इस संहिता को सामाजिक विधि के तौर पर देखा जा सकता है। इस प्रकार गोत्र विधिक नियंत्रण भी कहते हैं। जनजातियों में गोत्र। जनजातियां समाज में गोत्र का विशिष्ट महत्व है। सभी जनजातियां अनेक गोत्र से विभाजित रहते हैं। गोत्रों का विभाजन विभिन्न देवताओं के आधार पर किया जाता है। इनमें 4 गोत्र प्रमुख माने जाते हैं। पहला नागुल पेंग, 4 देवताओं को माने जाने वाले। फिर दूसरा सयुंग पेंग, 5 देवताओं को मानने वाले। फिर तीसरा
संयुंग पेंग 6 देवताओं को मानने वाले। फिर चौथा येरुंग पेन 7 देवताओं को मानने वाले। नामकरण का आधार गोत्र के नाम प्राय नदी, पहाड़, पेड़, जानवर आदि के नाम पर आधारित होते हैं, जैसे कि कुमाज बकरा, कुजूर लता, मरकाम आम, लकड़ा शेर, तिरकी बड़ा चूहा, नेताम कछुआ आदि। विशेष गोत्र प्रथा इन्हें संगठित रखती है तथा सुरक्षा व विविधता प्रदान करती है। जनजातियों के युवा गृह समानता परिचय। जनजातियां संस्कृति की प्राचीन व मौलिक संस्थाओं में युवा गृह एक प्रमुख विशेषता है। युवा गृह एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें जर्मन की जुगलिस्म हाउस कहा जाता है। ये जनजातियां की एक ऐसी संस्था है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती है। युवा गृह की बनावट वस्तुतः युवा गृह घास फूस से बनी एक झोपड़ी या मकान होती है, जो गांव के बीचों बीच जंगल के पास होती है।